सभी को गुड मॉर्निंग। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देखे हुए हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीएल के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न आए तो उसको आप जो है पूरा कर सकें फ्रेंड्स। तो आपके सामने दिखाई दे रही है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 65 66 है, या आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसके पहले मैं इसको क्लास में जो है अपलोडेड कर चुका हूं। मैं जो है क्लास ले चुका हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रही है 71, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। 71 के आगे से आप देखिए, और ये जो क्वेश्चन है क्या कह रही है, मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। कहता है वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ वाइब्रेशन सेवरिटी ऑफ द मशीन इज। इनमें से कौन सी जो मोस्टली यूज होने वाली वाइब्रेशन मशीन है, जो मेजर की जाती है, वो सिंपल है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है मशीन आरपीएम, ऑप्शन बी कहता है मशीन एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी कहता है डैमेज इन मशीन वाइब्रेशन फाउंडेशन, ऑप्शन डी कहता है राइजिंग ऑफ मशीन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन ई कहता है ऑल। तो यहाँ पर मशीन एम्पलीट्यूड ए वाइब्रेशन मेजरमेंट करने वाली इक्विपमेंट है, जो 71 का बी का आंसर देते हुए आप आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कहता है। बिफोर काउंटर साइन एनी माइन प्लान द मैनेजर शुड। तो काउंटर साइन करने के पहले मैनेजर क्या चीज देखना चाहता है? ये नंबर कहता है गो थ्रू ऑल एंट्रीज मेड ऑन द प्लान। प्लान में जितने एंट्रीज मेड किए गए हैं, एंट्री किए गए हैं, उनको ध्यान देना है। सच सर्वे स्टेशन, जैसे कि सर्वे स्टेशन है, क्वार्टरली सर्वे है, इनको ध्यान देना है। सी वेदर चेक सर्वे हैड बीन कैरिड आउट। वो देखेंगे कि चेक सर्वे उसमें की गई है कि नहीं, संपन्न किया गया है कि नहीं। इफ कैरिड आउट, यदि किया गया है तो व्हेन और बाय होम। तो चेक सर्वे जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है और कब की गई है, उसको भी देखना है। सी नंबर कहता है पे अटेंशन टू थिकनेस ऑफ बैरियर। उनको बैरियर के थिकनेस के ऊपर, जो कि ओपन कास्ट माइन में आप कहते हैं कि 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और अंडरग्राउंड में एक पिलर से कम मोटा नहीं होनी चाहिए। तो बैरियर के थिकनेस पर ध्यान देना है। व्हाइल वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज, खास करके जब माइन बाउंड्री के नजदीक जब आप माइन चलाते हो तो उस समय माइन बाउंड्री पर ध्यान देनी है। और वाटर लॉक्ड एरिया, जब भी वाटर लॉक्ड एरिया के नजदीक पहुंचते हैं तो उन पर भी ध्यान देने की बात है। सी नंबर ए कहता है जिसके 60 मीटर के अंदर अगर आप आ जाते हो वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर, तो आपको जो है उसके आगे वर्किंग चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से नहीं ध्यान बढ़ानी है। तो ये भी मैनेजर को ध्यान देना पड़ता है। डी कर देखिए क्या कहता है ऑप्शन, रेंडमली चेक द फील्ड बुक। चेक बुक, जो फील्ड बुक जो होती है सर्वेयर के पास, उसको रेंडमली चेक करना है, कभी भी चेक करने का वो काम कर सकते हैं। एंड कंप्यूटेशन सीट टू सी वेदर द एंट्रीज वेयर बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे और जस्ट अलोंग प्रोजेक्टेड लाइंस। तो वो देखेंगे, कंप्यूटेशन सीट को देखेंगे, सी देखेंगे कि कहा जहां एंट्रीज वो एक्चुअल सर्वे के आधार पर की गई है कि नहीं, या प्रोजेक्टेड लाइन के अलोंग की गई है कि नहीं। तो इन सभी को आपको मैनेजर को देखना रहता है, तब वो काउंटर साइन करने का काम करेंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ई को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है। द कंसंट्रेशन विच कॉजेज मैक्सिमम वायलेंस कॉज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इज कॉल्ड। तो कंसंट्रेशन विच कॉजेज मैक्सिमम वायलेंस, अधिकतम जो वायलेंस होती है कंसंट्रेशन का किसके लिए, इनफ्लेमेबल गैस के केस में, तो वो कहलाती है क्या? ए नंबर कहता है पीपीएम वॉल्यूम, बी नंबर कहता है क्वार्ट्स कंसंट्रेशन, सी नंबर कहता है ग्राम्स कंसंट्रेशन, डी नंबर कहता है स्टेक्योमेट्रिक कंसंट्रेशन, ई नंबर कहता है एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जब बात करते हैं हम लोग इनफ्लेमेबल गैस के केस में, जो मैक्सिमम वायलेंस होती है, जिसको एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन 5.4 टू दी 14.8% के बीच में जब इनफ्लेमेबल गैस उपस्थित रहती है, तो मीथेन गैस का एक्सप्लोजन कराने के लिए वो सक्षम होती है। उसी तरह
से डिफरेंट गैसेस का, चाहे वो CO गैस है, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, सभी का कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सप्लोसिव जो जोन बनाती है, एक्सप्लोसिव जो नेचर तैयार करती है, वो मिनिमम और मैक्सिमम आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है ये एक्सप्लोसिव कॉन्सेंट्रेशन तैयार करने की बात है। पीपीएम वॉल्यूम पार्ट्स, पिक पार्टिक पीपीएम यानी कि क्या कहलाता है, पीपीएम वॉल्यूम यानी कि पिक पार्टिकल मोशन वॉल्यूम की बात करता है। अब यहाँ पर पीपीवी पिक पार्टिकल वेलोसिटी होती है। पीपीएम जो है पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है, जो कि पार्ट्स पर मिलियन, जैसे हम लोग CO का परमिसिबल लिमिट 0.005% की बात करते हैं, उसको हम लोग जब पीपीएम में बात करते हैं तो परमिसिबल जो लिमिट है उसकी 50 पीपीएम है। तो वो वॉल्यूम जो है एक्सप्लोरेबल गैस के लिए नहीं, डिफरेंट गैसेस की परमिसिबल लिमिट के लिए हम लोग या फिर 1 लाख 10 लाख में कितना उसका पार्ट्स शामिल है उसकी बात करते हैं। क्वार्ट्ज डायग्राम बताती क्या है, सील्ड ऑफ एरिया के अंदर का जो एयर सैंपल लेते हैं वो किस नेचर का है, अंदर का जो गैस है एक्सप्लोसिव नेचर का है कि नहीं, वो पता करने के लिए हम लोग क्वार्ट्ज डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ग्राहम्स कंसंट्रेशन जो बताती है वो CO जो फॉर्म्ड होती है और जो O2 कंज्यूम्ड होती है उसके बीच का रेशियो जो है ग्राहम्स कंसंट्रेशन बताता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग 73 नंबर का क्वेश्चन में एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन की बात करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कहता है, क्लियरेंस ऑफ ओवरहेड लाइन एबव ग्राउंड देयर वेयर डंपर्स क्रॉस शुड नॉट लेस देन। तो जहां पर डंपर क्रॉस करती है वहां पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो 1956 थी, साथ ही उसको बदल करके जो CEAR सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 कर दिया गया है। ये क्वेश्चंस जो है पूछी गई है NCL के एग्जामिनेशन में, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो जो क्लियरेंस होना चाहिए ओवर हेडलाइन का ग्राउंड से, सरफेस से, वो 12 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये बी नंबर ऑप्शन दी हुई थी, बी नंबर को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 75, मैच द फॉलोइंग, मैच करनी है। एक्सकेवेटिंग लोडिंग मशीन आपके सामने दी हुई है, ट्रांसपोर्टिंग मशीन दी हुई है। जो एक्सकेवेटिंग मशीन जैसे बकेट व्हील एक्सकेवेटर BWE लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस माइनर लिखा हुआ है, शेयरर लिखा हुआ है, LHD लिखा हुआ है। तो आप इससे मैच कीजिए कि ट्रांसपोर्टिंग मशीन इसके लिए क्या लगेगी। तो जो बकेट व्हील एक्सकेवेटर होती है उसके साथ शिफ्टेबल कन्वेयर लगा रहता है, कंटिन्यूअस माइनर के साथ शटल कार लगी रहती है। तो पी का 3 करता हुआ, पी का 3 तो 3 ठो है। अब यहाँ पर क्यू का कंटिन्यूअस माइनर देखिए 4 नंबर कौन दे रहा है, तो पी का 4 नंबर, ये बी नंबर होने की संभावना है। आर सीरर के साथ जो है आप कहते हो कि आर्मर्ड फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर लगी रहती है, AFC जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो सीरर के साथ आप आर को 2 कहोगे और LHD को माइन टब के साथ लगाने का काम करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 75 का जो ऑप्शन आपकी बी होगी वो राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कहता है, no blasting for any purpose shall be done within dash dash meter from the boundary of a substation or from the electric supply line of over 650 volt in mining leasehold area without written permission of the dash dash। तो यहाँ पर किसके परमिशन से उसके अंदर हमको काम करनी रहती है, और यहाँ पर पहला नंबर में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसमें कितना मीटर होगी ये कहा गया है। नो ब्लास्टिंग ऑफ एनी पर्पस शैल बी डन विद इन, कितने मीटर के अंदर हमको ब्लास्टिंग नहीं करनी है, किससे, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सब स्टेशन, जो सब स्टेशन जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई करने का जो स्टेशन रहती है वो सब स्टेशन कहलाती है, और फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन जो कि 650 वोल्ट के ऊपर जो लाइन सप्लाई हो रही है उसके लाइन सप्लाई के कितने मीटर के अंदर हमको ब्लास्टिंग नहीं करनी है, या सब स्टेशन जो रहती है उसके बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर हमको ब्लास्टिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखिएगा कि 300 मीटर इस संबंध में जो दिया हुआ है जनरल क्लियरेंस जो CEAR दी हुई है 65 नंबर का रेगुलेशन, उसमें ये बात कही गई है। यहाँ पर मेरी कर्सर घूम रही है जिसमें 300 मीटर लिखा हुआ है। इसी से प्रश्न 5 नंबर जो सब रेगुलेशन है इसी से प्रश्न पूछा है 650 वोल्ट, जिसमें जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस IM परमिशन देते हैं उसके अंदर अगर ब्लास्टिंग करनी है तो रिटन परमिशन उनके द्वारा दी जाएगी।
तो ये आप आंसर बी को आप 300 मीटर आईएम को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 76 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग ब्लास्टिंग एलिमेंट विथ द कोरिस्पॉन्डिंग इनिशिएटर। ये मैच करनी है। ब्लास्टिंग एलिमेंट दिया हुआ है एक कॉलम में, दूसरे में दिया है कोरिस्पॉन्डिंग इनिशिएटर दी हुई है। कौन ऐसा आइटम है जिससे इनिशिएट करने का काम करते हैं। तो ब्लास्टिंग एलिमेंट में देखिए पी क्यू आर एस दिया हुआ है, इनिशिएटर में 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो ब्लास्टिंग एलिमेंट में पी जो है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, क्यू जो है सेफ्टी फ्यूज है, आर जो है डिटोनेटिंग फ्यूज है, एस जो है नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को इनिशिएटर के रूप में हम एक किससे इनिशिएट करने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को आप देखिएगा कि 3 नंबर जो ऑप्शन होगी इनिशिएटर होगी, वो एक्सप्लोडर से ही हम लोग इनिशिएट करने का काम करते हैं इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को। क्यू नंबर जो सेफ्टी फ्यूज दी हुई है, आप ये देखिएगा कि इसको सेफ्टी फ्यूज को पहले जो इस्तेमाल होती थी अभी बंद हो गई है, मैच स्टिक से इस्तेमाल कर इसको इनिशिएट करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो आर नंबर दी हुई है डिटोनेटिंग फ्यूज, तो डिटोनेटिंग फ्यूज हम लोग इनिशिएट करते हैं किस चीज को, जो बूस्टर को इनिशिएट करने का काम करते हैं। तो ये नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव जो कि बूस्टर से एक्सप्लोज इनिशिएट नहीं होती है, वो कहलाती है क्या चीज, ऑर्डिनरी डिटोनेटर। तो ऑर्डिनरी डिटोनेटर को इनिशिएट करने के लिए हम लोग नॉन कैप सेंसिटिव से ही उसको करते हैं। तो यहाँ पर एस का 4 नंबर हो गई। तो ऐसा करता हुआ पी का 3 वाला आप देख चुके कि बी और सी होगी। अब यहाँ पर क्यू का जो कहे सेफ्टी फ्यूज मैच स्टिक से तो 1 होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्यू का 1 है, लेकिन आर का कौन सा देखे हैं आप, डिटोनेटिंग फ्यूज जो है बूस्टर का होती है जो 2 नंबर, यानी कि आर का 2, ये सी नंबर इज द राइट आंसर होगी। सी नंबर को टिक लगाते हुए आगे आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कहता है, मैक्सिमम कवरेज कवरेज कन्वर्जेंस should not exceed dash dash millimeter per minute in case of sandstone roof and dash dash millimeter per minute in case of the coal or shell roof। तो यहाँ पर मैक्सिमम कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब क्या होती है, झुकाव, कितना रूफ जो है झुकाव हो सकता है, शुड नॉट एक्सीड उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कन्वर्जेंस शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर के रूफ में कितना मिलीमीटर झुक सकती है इन केस ऑफ सैंडस्टोन में और कोल और सेल के रूप में। तो इस संबंध में कहा गया है कि 60 मिलीमीटर पर मीटर ऑप्शन ए में दी हुई है, और उसी के साथ दिया हुआ है सेल और रूफ के लिए 45 मिलीमीटर पर मिनट। तो इसके आंसर को आप चूज करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का काम कीजिए फ्रेंड्स। आपकी एग्जाम 19 फरवरी 2023 को, 19 जनवरी 2023 को होने वाली है। आप उसके तहत इसका कमेंट्स तुरंत देने का काम करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, द हाइट ऑफ द केपेबल रूफ इन ए डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट। डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट के केपेबल रूफ की जो हाइट होगी कोल माइन में 6 मीटर है। आप ये देख रहे हैं कि रूफ जो है केपेबल हो रही है 6 मीटर। इफ द माइनिंग हाइट इज, यानी कि वर्किंग हाइट जो दे रही है 2.5 मीटर दे रही है, व्हाट इज द बल्किंग फैक्टर ऑफ द रूफ स्टाटा। तो बल्किंग फैक्टर का क्या होगा रूफ स्टाटा के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको लगाया हूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ केव्ड रूफ रॉक, यानी कि जो रूफ रॉक है वो केविंग होने के बाद उसकी वॉल्यूम में कितना परिवर्तन होती है, वो कहलाता है केव्ड रूफ रॉक। आफ्टर फॉल की बात हो रही है। तो 2.5 मीटर जो है वर्किंग हाइट है, और 6 मीटर जो है उसकी रूफ रॉक गिर रही है। तो टोटल जो हाइट हो जाएगी वहां पर केविंग का, वो 6.6 प्लस 2.5 होगी, जो कि 8.5 आप कह सकते हैं। और हाइट ऑफ केपेबल रूफ, उसमें कितना हाइट का रूफ जो है बैठ रहा है, तो 6 मीटर रूफ का हाइट बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो बल्किंग फैक्टर होगी, इनको डिवाइड कीजिएगा 8.5 को 6 से, तो 1.416 हो रही है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि 1.05 से 1.8 के बीच में हो रही है। तो ये जो आपकी यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है वो क्या कहलाएगी, जो कि 1.4 जो सी नंबर है वो हो सकती है। तो सी नंबर को टिक लगाते आप की ओर बढ़िएगा। याद रखिएगा इंडियन रूफ रॉक वी टेक 1.2 जो टन पर कहिए क्यूबिक मीटर जो रहती है वो होती है।
तो बल्किंग फैक्टर इंडियन रॉक के लिए आपको दिया यूज ऑफ बल्किंग फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही हम लोग इसका यानी कि सपोर्ट जो आप डिप्लॉय कर रहे हो, इरेक्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, वो कितना टन सपोर्ट बियर कर सकती है, उसके लिए हम लोग बल्किंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आपको उसके पहले की वीडियो में मैं दे चुका हूं कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का काम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसकी जो रेफरेंस मैं यहाँ पर दिया हूँ, 11th ऑफ जो एच एन कर्माकर साहब की जो बुक थी माइनिंग सप्लीमेंट वॉल्यूम 5, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला देखिए दी हुई है। कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन के माइनस वन इंटू डेल K1 K2 K3। यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इन टन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। टन पर मीटर स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एम जो है वर्किंग थिकनेस ऑफ द सीम है, जो कि आप देख रहे होंगे कि एम से जो है डिनोट की जा रही है। तो आप जो है इस तरह से ये देख सकते हो कि वर्किंग थिकनेस ऑफ द जो मशीन है, वो वर्किंग थिकनेस ऑफ द सीम है, इन मीटर में दी गई है, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। स्मॉल के जो है वो आपकी दिखाई दे रही होगी। के जो है क्या है, बल्किंग फैक्टर, जो कि 1.2 फॉर इंडियन रॉक के लिए लिया गया है। और डेल क्या है, डेल जो है डेंसिटी ऑफ स्ट्राटा एबव जो कोल सीम है, उसके ऊपर एबव जो गैलरी चला रहे हैं उसके ऊपर डेंसिटी ऑफ स्ट्राटा जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हैं 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर लेते हैं। यहाँ पर K1 जो है क्या है, K1 है फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट, जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्रॉप के लिए 1 लेते हैं, पावर सपोर्ट के लिए 1 लेते हैं, तो K1 की जगह पे 1 वैल्यू आप रख के निकाल सकते हैं। उसी तरह से फ्रिक्शन पॉप आप लगा रहे हैं टाइप ऑफ सपोर्ट, K1 जो है वो फैक्टर वो 1.2 से 1.3 के बीच में आप रख सकते हैं। टिम्बर अगर प्रॉप लगा रहे हैं तो K1 की वैल्यू 1.4 रहेगी। अब यहाँ पर K2 जो दिखाई दे रही है, K2 का मतलब क्या होता है, गोफ मैनेजमेंट फैक्टर है, यानी कि गोफ को मैनेज आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर केविंग से कर रहे हैं तो वहां पर 1 रखेंगे, स्टोइंग से कर रहे हैं तो 0.7 रखेंगे। तो ये K2 की वैल्यू आप रखिएगा। उसी तरह से K3 जो है डिलेड केविंग फैक्टर है, यानी कि जो स्लाइस ओवर करते हो, नया गोफेज बनाते हो, और वो कितनी देरी में जो गोफ का रूफ फॉल हो रहा है, उसको डिलेड कितना देरी हो रही है केविंग के रूप में, तो डिलेड केविंग फैक्टर को 1.2 से 1.3 के बीच में इंडिया में इंडियन माइंस के लिए रखते हैं। तो ये इस तरह से आप याद रखो कि कैपिटल आर सपोर्ट रेजिस्टेंस एम अपॉन के माइनस वन इंटू डेल K1 K2 K3 होती है। डेफिनेशन भी ध्यान में रख लो सपोर्ट रेजिस्टेंस का, क्या कहा जा रहा है, द रेजिस्टेंस रिफर्ड बाय द सपोर्ट, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सपोर्ट टू द लोड ट्रांसफर्ड बाय द रूफ एबव ऑन इट, यानी जो रूफ ट्रांसफर करती है लोड, उसमें से जो सपोर्ट कितना रेजिस्टेंस, कितना जो है ऑफर कर रहा है, कितना लोड ले पा रहा है, वही जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसको फार्मूले के रूप में आप स्मॉल एम अपॉन के माइनस वन डेल इंटू K1 K2 K3 के रूप में देखा आपने। तो ये रही सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू जो है आप देखिए कि 1.2 रहती है हाइड्रोलिक प्रॉपर पावर सपोर्ट के लिए। इंडियन रॉक के लिए बल्किंग फैक्टर जो रहती है के रहती है 1.2। अब हम लोग जो है आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है। इन एन ओपन कास्ट माइन, ओपन कास्ट माइन में ब्लास्ट होल ऑफ 120 मिलीमीटर डायमीटर, एक ब्लास्ट होल है जिसका डायमीटर जो है 120 मिलीमीटर है, आर टू बी ड्रिल्ड, ड्रिलिंग किया गया। इफ द रॉक हार्डनेस इज 14 ऑन प्रोटोडायनाकोमिक स्केल, प्रोटोडायनाकोमिक स्केल पर जो उसकी रॉक हार्डनेस है वो 14 है, देन द टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज यूज, तो उस केस में जो ड्रिलिंग मशीन यूज की जाएगी वो कौन सी होगी। ओपन कास्ट माइन में 120 मिलीमीटर का आप जो है ब्लास्ट होल ड्रिल कर रहे हो, तो जैक हैमर ड्रिल 120 एमएम का ड्रिल होल नहीं कर सकती, डाउन द होल ड्रिल कर सकती है, परक्यूसिव ड्रिल, लेकिन हार्डनेस यहाँ पर 14 दी हुई है। रोटरी ड्रिल विथ ट्राइकोन रोलर बिट हैविंग बटन्स, रोटरी ड्रिल विथ ट्राइकोन रोलर बिट्स हैविंग लार्ज
डेप्थ, लार्ज डेप्थ के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोटरी ड्रिल। यहाँ पर प्रोटोडायनामिक स्ट्रेंथ जो हार्डनेस ऑफ स्केल है, वो 14 जो दी हुई है, यानी कि आपका जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से रोटरी ड्रिल का इस्तेमाल करोगे, जो लार्जर डेप्थ तक जो है वो ड्रिल कर सकती है। इस तरह से ऑप्शन ई को जो है टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ोगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द स्ट्रिपिंग रेशियो for 52 meter overburden and 10 meter thick coal seam, assume specific gravity of coal is 1.3। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल का दिया हुआ 1.3। अब यहाँ पर स्टिपिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो स्टिपिंग रेशियो लगती है, उसमें आप ये कह सकते हो क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल, यानी कि कितना ओवरबर्डन रिमूवल कर रहे हो उसको क्यूबिक मीटर में लेते हो, डिवाइड करते हो कोल प्रोड्यूस्ड इन टन, जो कोयला प्रोड्यूस कर रहे हो टन में, उन दोनों का रेशियो ही जो है स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाता है। वैसे आप कहते हो कि 1 टन कोयला रिमूव करने के लिए कितना टन, जितना टन जो है वो भी रिमूव करनी पड़ती है, उनकी रेशियो ही जो स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाती है। यहाँ पर डेप्थ दिया हुआ है 52 मीटर। अगर केवल यूनिट वेट को आप अगर लोगे तो इंटू वन कर दो उसके विड्थ और लेंथ को, डेप्थ 52 मीटर लेते हुए, कोल प्रोड्यूस्ड इन टन, टन में निकालने के लिए जो कोयले की थिकनेस दी हुई है 10 मीटर, उसको रखोगे इंटू वन यूनिट आप जो है उसके लेंथ विड्थ को रख दिए हो, डेप्थ जो है 10 मीटर रखे हो। लेकिन टन में निकालने के लिए स्पेसिफिक डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कि 1.3 है। तो इस तरीके से आपने इसको डिवाइड किया और 4 निकाला। तो फ्रेंड्स आप देखें कि 71 से 21 तक का जो क्वेश्चंस, 81 तक का जो क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट जो आई हुई है, उसको आप लोग जो है पूरा किए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे के क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके एनसीएल के एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे द्वारा सेलेक्ट करके आपको दी जा रही है, उसको स्टडी कीजिए, पूरा स्टडी कीजिए, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो आपके पास अवेलेबल हो उसको भी स्टडी कीजिए। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब तो श्योर किए होंगे, और साथ ही अपने फ्रेंड के पास सब शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दीजिए फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने का आप प्रयास कीजिए। तो मैं यहीं पर रोकता हूँ, स्टॉप करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू।